नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं 71वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग पिछले एक वर्ष के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 6 तक आज हम पहुंच चुके हैं। प्रत्येक दिन हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, 10 टॉपिक लाते हैं और उससे क्या करने का काम करते हैं, 10 क्वेश्चन तैयार करने का काम करते हैं। तो यानी कि एक दिन में हमारा 10 टॉपिक तैयार हो जाता है करंट अफेयर्स का। इसके अलावा एक प्रश्न मैं आप लोग को दिया करता हूँ जो या तो करंट अफेयर से होता है या PYQ से होता है, तो वह भी एक टॉपिक आपका तैयार हो चुका होता है। तो चलिए अब सीधे जो है आज के इस प्रश्न पर चलते हैं। अब आप लोग को साथ साथ सॉल्व भी करते चलना है, कमेंट बॉक्स में लिखते चलना है। जब आप मेरा लेक्चर देख रहे होंगे ना, तो आपको ये काम करते रहना है। निम्नलिखित में से कौन बिहार के 42वें राज्यपाल बने हैं? अब देखिए, ये इसीलिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक रहते हैं जो मैंने पहले भी कहा कि चर्चित व्यक्ति से पूछा जाता है प्रश्न। ठीक है, मेरा यहाँ उद्देश्य केवल यह नहीं है कि आपको करंट अफेयर्स का चीज़ें बता देना टॉपिक, बल्कि यह भी है कि अप्रोच कैसे लगाया जाए, टॉपिक कैसे पहचाने, है ना। तो देखिए, जैसे कि मैंने कहा चर्चित व्यक्ति से प्रश्न पूछा जाता है, तो राज्यपाल जो है वो टॉपिक चर्चा में रहता है और बिहार के राज्यपाल जो है इसी साल बदले हैं, इसीलिए प्रश्न आ सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे 42वें राज्यपाल को करके नाम क्या है, आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, सी विकल्प जो है वह सही जवाब है। आरिफ मोहम्मद खान बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिए। इससे पहले ये कहाँ के राज्यपाल थे? आप जानते हैं कि इससे पहले जो है ये दक्षिण का एक राज्य है पश्चिमी तट पर स्थित, उसका नाम है केरल। ठीक है, तो ये केरल के राज्यपाल रह चुके हैं, बहुत चर्चित चेहरे रहे हैं, तो इनको ध्यान रखना है। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। बिहार के पहले खेल विश्वविद्यालय को मान्यता किस संस्था द्वारा दी गई? तो दो चीजें यहाँ पर है। सबसे पहली चीज क्या है कि खेल विश्वविद्यालय को लेकर के चर्चा किया गया है, तो वह आपको यहाँ पर जान लेना है। इसके अलावा जो है किस संस्था द्वारा, तो खेल विश्वविद्यालय कौन सा है ये आपके लिए असाइनमेंट रहा। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। और यहाँ पर मान्यता किस संस्था के लिए द्वारा दिया गया है, ये पर हम इस टॉपिक पर बात करते हैं। देखिए, याद रखने के लिए इसको कुछ भी नहीं करना है। आप जानते हैं कि जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, सभी यूनिवर्सिटी को आप देखेंगे अधिकांशतः, अगर वह टेक्निकल यूनिवर्सिटी नहीं है, मेडिकल का नहीं है, तो जनरली आपको देखा जाएगा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी के द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता दिया जाता है और इसकी ही डिग्री को वैध माना जाता है। ठीक है, तो यहां पर सी देखेंगे तो सी विकल्प यूजीसी के साथ हम लोग चलते हुए नजर आएंगे। खेल विश्वविद्यालय मैं पहले बता चुका हूं एक बार, इस पर मैंने पूरे करंट अफेयर्स का एक टॉपिक लिया था, इसीलिए आज मैं आप लोग को रिवीजन करने के हिसाब से छोड़ रहा हूं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। अब चलिए जरा इस टाइप के प्रश्न को देखते हैं। इस टाइप का प्रश्न कहेंगे सर अचानक से आज कैसे? यह इसीलिए क्योंकि जो 70वीं बीपीएससी रहा था उसमें बिल्कुल वर्ल्ड नाइनर फैक्चुअल पूछ लिया था, तो थोड़ा सा किरकिरी हुआ था बीपीएससी का। पॉसिबल है कि बीपीएससी इससे पीछे जाए, 69वीं 68वीं बीपीएससी के पैटर्न को अपनाए, तो यूपीएससी का पैटर्न फॉलो हो सकता है। तो कुछ प्रश्न हम इस पैटर्न पर भी प्रैक्टिस करेंगे। नीचे दिए गए कथनों का विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? अब यहाँ पर दो कथन आपको दिख रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना का उद्देश्य तारी निकालने वाले श्रमिकों और तार वृक्षों के मालिकों को रोजगार और वित्तीय सहायता प्रदान करना है। पहला ये हो गया। आगे, यह योजना बिहार सरकार द्वारा नीरा यानी कि अकिन्वित तार के रस के व्यावसायिक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 30 अप्रैल 2025 को शुरू की गई थी। अब जो बाहर से लोग जाएंगे बीपीएससी देने के लिए, उनको कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों नहीं होना है समझिए। आप ये सुन के रखे हैं कि बिहार में शराबबंदी है और ये तारी जो है ना, नीरा, ये भी पेड़ से निकलने वाला एक तरह का रस है जिससे नशा होता है कुछ हद तक, है ना। लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग इससे जुड़ा है, रोजगार स्वरोजगार को लेकर के स्थानीय अर्थव्यवस्था जुड़ा हुआ है, तो ये टॉपिक उससे कनेक्टेड नहीं है शराबबंदी से। ये सबसे पहली बात समझ लेना है। ठीक, अब ये समझ गए तो दोनों स्टेटमेंट में से एक एक पर हम गौर करेंगे। पूछा क्या गया है ये देखेंगे। वह कहा गया है कौन से कथन सही हैं। अब चलिए, क्या कहा गया है? मुख्यमंत्री नीरा संबंधन योजना, ये टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है। वैसे आगे चल के जब मैं स्कीम वाला पढ़ाऊंगा तो इसको अलग से डिटेल से बताऊंगा। इसका उद्देश्य क्या है? जो तारी निकालने वाले श्रमिक है ना, उन श्रमिकों और तार वृक्षों के मालिक को किस तरह से रोजगार दिया जा सके। ठीक है, और रोजगार अगर मिलता है यानी कि ये बिक्री होता है, तो एक तरह से वित्तीय सहायता उनको मिलेगा। तो मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना का उद्देश्य ये है, यानी कि पहला स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाएगा।
अब दूसरे स्टेटमेंट पे देखिए, इसी योजना के बारे में यानी कि मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना के विषय में कहा जा रहा है कि बिहार सरकार द्वारा नीरा यानी कि अकिण्वित तार के रस के व्यावसायिक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 30 अप्रैल 2025 को यह योजना क्या शुरू की गई थी। तो यह बात बिल्कुल जो है सही है, यानी कि नीरा के रस के व्यावसायिक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 30 अप्रैल 2025 को इस अभियान की शुरुआत किया गया। यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट जो है यह सही है और इससे ग्रामीण स्तर पर यह कहा गया, माना गया है कि इस योजना की वजह से रोजगार सृजन होगा, स्वरोजगार, चूंकि इसमें क्या है, इस व्यवसाय में कई पीढ़ी से लोग जुड़े हुए हैं तो स्वरोजगार वो मिलेगा उनको, और स्थानीय अर्थव्यवस्था या दूसरे शब्दों में कहे जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको कहीं ना कहीं मजबूत करने का काम किया जाएगा। और समझिए, नीरा को वैकल्पिक और स्वस्थ पेय के रूप में बढ़ावा देने हेतु ही यह कार्य किया गया है ना, इसे स्वस्थ पेय के रूप में माना जाता है, तो शराब से जोड़ करके नहीं देखना है। पूछा गया कौन सा कथन सही है, हमने देखा दोनों विकल्प देखिए, सी 1 और 2 जो है दोनों ही इसमें सही है। मामला समझ में आ गया। इस पैटर्न का प्रश्न आ जाएगा तो आप कर ले जाएंगे, दिक्कत तो नहीं। चलिए आगे, प्रधानमंत्री, फिर से एक पैटर्न, वही पैटर्न है ना। देखिए, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य योजना उद्योग उन्नयन योजना, यहां से ये ठीक है, ये योजना भी मैं पढ़ाऊंगा आपको, जब मैं स्कीम पढ़ाऊंगा तो घबराना नहीं है। इसका उद्देश्य पूछा गया है असंगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र मतलब समझते हैं जिसमें एक तरह से समझ सकते हैं कि सामाजिक सुरक्षा का अभाव होता है जिस फील्ड में काम करने को लेकर, जैसे गिग वर्कर्स होते हैं, आप जो स्विगी से खाना ऑर्डर करते होंगे, जो डिलीवरी बॉय हैं, ये क्या है, गिग वर्कर्स हैं। और किस क्षेत्र में आते हैं, ये असंगठित क्षेत्र में आते हैं। मान लीजिए आज इनका तबीयत खराब हो गया तो आज ये काम नहीं कर पाएंगे, तो इनको आमदनी नहीं होगा, सामाजिक सुरक्षा नहीं है इनका, समझ में आ रहा है, तो ऐसे समझना है। तो असंगठित क्षेत्र के मौजूद सूक्ष्म उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना और उन्हें औपचारिक बनाना है। ठीक है, वर्ष 2025 में इस योजना के तहत बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए बिहार को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ये दो चीजें यहां पर आपसे पूछा गया है और यहां पर कहा गया है कि कौन सा कथन सही है। अगेन आपको यही बातें बताना है। अब यहां पर सबसे पहले धैर्य से समझिए कुछ चीजों को लेकर के। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना, शॉर्ट में आपसे ये पूछा जा सकता है PMFME, इसका उद्देश्य क्या है। देखिए, इसका उद्देश्य क्या है कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य के तौर पर यह माना गया है कि सूक्ष्म खाद्य उद्योगों का जो एक प्रतिस्पर्धा है उसको बढ़ावा देना है और इसको ODOP, ध्यान दीजिए, ODOP क्या है ये, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, समझ में आ रहा है। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को भी ये बढ़ावा देता है। अब 2025 में क्या होता है कि बिहार ने इस योजना में सबसे बेहतरीन काम किया है, तो इसको लेकर के देश में प्रथम स्थान मिला है, जो राज्य की खाद्य प्रसंस्करण जो रणनीति है उसको दर्शाने का काम करता है। अब यहाँ पर देखिए, तो पहला चीज जो है यहाँ पर इसके कंपटीशन को बढ़ाना और औपचारिक बनाना है जो असंगठित क्षेत्र के हैं, तो ये सही हो गया। और इस योजना के तहत वर्ष 2025 में बेहतर प्रदर्शन के लिए बिहार को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, ये भी सही है। अब देखिए, चूंकि यहाँ पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से भी जुड़ता है, ठीक है, और बिहार को प्रथम स्थान मिला है, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा करंट अफेयर्स का, ये पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखना है। कौन सा कथन सही है, चूंकि दोनों सही है, सी विकल्प के साथ चलेंगे, 1 और 2 दोनों ही इसमें सही मान करके हम आगे बढ़ेंगे। अब चलते हैं 5वें प्रश्न पर चलते हैं। 5वां प्रश्न क्या है, अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक है ना, यानी कि IBSM 2025, इसका आयोजन भारत में किस राज्य में हुआ। ठीक है, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार और उत्तर प्रदेश, ये आपको यहाँ पर जो है 4 विकल्प दिख रहा है। चूंकि बिहार विकल्प में है, BPSC के लिए मैं भी पढ़ा रहा हूं तो आपको ये आसान दिखेगा, है ना। आप अगर आसान दिख रहा है तो आप सही जा भी रहे, बिहार ही सही जवाब है। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा, वो जो D-Day आएगा कयामत का दिन, उस दिन चूंकि बहुत सारे स्टेट के विषय में रहेगा आपके 150 प्रश्न में, तो उस दिन कंफ्यूजन हो सकता है, तो ठीक से अब यहाँ पर इसको याद करने का एक अच्छा तरीका है कि इसका शहर जान लीजिए कि ये हुआ कहाँ था। दरअसल ये जो हुआ है, राज्य की राजधानी पटना में इसका आयोजन किया गया और जहां राज्य की कृषि खाद्य क्षमता को प्रदर्शन में लाया गया। तो सी विकल्प बिहार के साथ आपको इसमें चलना है। अब 6ठे पर चलते हैं, मिशन कर्मयोगी पहल, ये इंपॉर्टेंट है ना, इसको 4 स्टार डाल लीजिए,
क्योंकि यहां से प्रश्न रहने के चांसेस हो सकता है। मिशन कर्मयोगी पहल का उद्देश्य आपसे पूछा गया है और मिशन कर्मयोगी को आपको ध्यान में रखना है। क्या है इसका उद्देश्य? क्या किसानों के लिए बीमा योजना है, या फिर डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना है, या फिर सिविल सेवाओं में क्षमता विकास, या महिला सशक्तिकरण? अगर ठीक से आपको ध्यान हो तो मैंने आपको ये टॉपिक ही विस्तार से पढ़ाया था। दरअसल मिशन कर्मयोगी किसकी योजना है, सबसे पहले ये समझना है। यहाँ पर आपसे यह भी पूछा जा सकता है, आपको लगेगा बिहार की पढ़ाई कर रहे हैं तो पक्का ये बिहार सरकार का योजना हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है। ये किसकी योजना है? सेंट्रल गवर्नमेंट की, केंद्र सरकार की योजना है। तो पहला फैक्ट तो आपके पास ये हो गया। अब इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, इसका उद्देश्य यह है कि भारतीय सिविल सेवक जो हैं उनके भविष्य के लिए उपयुक्त बनाना, इस बात को लेकर के, है ना। यानी कि यहाँ सी विकल्प में है सिविल सेवा में क्षमता विकास करना। ये सी विकल्प के साथ हम चलेंगे और ये सिविल सेवा की जैसे ही बात आएगी भारत सरकार की चर्चा ध्यान में ले आइएगा, ठीक है। मिशन कर्मयोगी इसी चीज को डिनोट करता है। आगे चलते हैं। हाल ही में किस डिजिटल प्लेटफॉर्म ने 1 करोड़ पंजीकृत उपयोगकर्ताओं का आंकड़ा पार किया है? ठीक है, डिजिटल प्लेटफॉर्म की चर्चा की जा रही है और यहाँ पर जो है 4 प्लेटफॉर्म के नाम आपको दिया गया है। इसमें से देखेंगे तो लगभग ये सारे प्लेटफॉर्म आपको जाना पहचाना नजर आएगा, लेकिन यहाँ पर जो एक प्लेटफॉर्म दिख रहा है सी में, आई गॉट कर्मयोगी, ये प्लेटफॉर्म जो है सिविल सेवक जो हैं उनको डिजिटल माध्यम से प्रशिक्षण देता है, ठीक है, यानी कि ट्रेनिंग देने का काम। और ट्रेनिंग देने का काम मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये, तो उनको प्रशिक्षण उपलब्ध कराता है। और हाल ही में इस प्लेटफॉर्म ने 1 करोड़ पंजीकृत उपयोगकर्ताओं का आंकड़ा जो है वह पार कर लिया है। तो सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। आई गॉट के विषय में, ये आई गॉट कर्मयोगी क्या है एक बार मैं बता चुका हूं, हालांकि मैं आगे बताऊंगा इस पर, है ना। जो कार्यक्रम है, योजना है, सबको एक लिस्ट में बता दूंगा। फिलहाल आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर शीर्ष 5 योगदान देने वाले राज्यों में निम्न में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है? प्रश्न को ध्यान से अंतिम तक पढ़ना है, पुछल्ले शब्द को देखना है। शीर्ष 5 योगदान की बात किया गया है। टॉप 5 में बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश है। और कहा जा रहा है कि शीर्ष 5 में जो योगदान देने वाले राज्यों में से निम्न में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5। तो इस 5 में से जो रहेगा वो 4 में से नहीं रहेगा, ध्यान से। तो सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पर शीर्ष 5 राज्य हैं कौन। अगर ये मामला पता चल गया तो निकल जाएगा हमारा मामला। पहले नंबर पर अगर देखेंगे ना तो जिस राज्य की हम तैयारी कर रहे हैं वही राज्य है, बिहार है। दूसरे नंबर पर देखेंगे तो बिहार के साथ साथ कौन सा है, आंध्र प्रदेश है। और तीसरे नंबर पर देखेंगे तो एमपी है, मध्य प्रदेश है। और चौथे नंबर पर आपको आएगा राजस्थान और 5वें नंबर पर आएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये 5 राज्य यहां पर आपको देखने को मिलेगा। अब जरा इसमें देखिए, शीर्ष 5 योगदान देने वाले राज्य में से कौन सा राज्य जो है शामिल नहीं है? बिहार है ना, तो ये जवाब नहीं होगा। आंध्र प्रदेश है, देखिए है, जवाब नहीं होगा। उत्तर प्रदेश है, जवाब नहीं होगा। महाराष्ट्र, ठीक है, यानी कि महाराष्ट्र इसमें शामिल नहीं है शीर्ष 5 में, तो इसलिए महाराष्ट्र जो है नहीं है इसमें, और यही यहाँ इसके हिसाब से नहीं शामिल है, तो जवाब नहीं ही पूछा गया है, इसलिए सही जवाब जो है वह बी हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न आपको कंफ्यूजन में डालेगा। नेचर बहुत ईजी होता है लेकिन गलती करने के चांसेस ज्यादा हैं, तो ऐसे नोट करके लिख लेना है। 2025 में पद्म विभूषण मरणोपरांत से सम्मानित डॉक्टर शारदा सिन्हा को किस क्षेत्र में योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया? पद्म विभूषण को लेकर के चर्चा किया है, 5 स्टार लगाइए। शारदा सिन्हा बहुत एक फेमस पर्सनालिटी रही हैं बिहार की। और यहाँ पर जब हम बात करते हैं सिविल अवार्ड की तो उसमें सबसे ऊपर जो होता है वो भारत रत्न होता है। भारत रत्न के बाद दूसरे नंबर पे पद्म विभूषण आता है, तीसरे नंबर पर पद्म भूषण आता है और चौथे नंबर पे पद्मश्री आता है। ये चारों अवार्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे मैं बता दिया हूँ वैसे ही। डॉक्टर शारदा सिन्हा अब जानते हैं विशेष रूप से छठ गीत के लिए बहुत फेमस रही। तो भारतीय लोक संगीत में योगदान देने के लिए बिहार कोकिला के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और इसी फील्ड के लिए यहां अगर देखेंगे तो सी विकल्प के साथ हम चलेंगे। कला के क्षेत्र में, लोक संगीत में इन्होंने बहुत बेहतरीन योगदान दिया, छठ गीत के लिए इन्हें जाना जाता है, ठीक है। आगे 2025 में किस बिहार नेता को पद्म भूषण मरणोपरांत सम्मान सार्वजनिक मामलों की सेवा के लिए दिया गया? पद्म भूषण सिविल अवार्ड में कितने नंबर पे आएगा?
तीसरे नंबर पे भारत रत्न, पद्म विभूषण के बाद पद्म भूषण का नंबर यहां पर हमें देखने को मिलता है। मरणोपरांत को लेकर के बात किया गया तो देखिए अगर यहां पर देखेंगे तो ये बहुत आसान है, नहीं भी याद रहे विकल्प देखिए। रविशंकर प्रसाद जीवित है, नहीं होंगे। शत्रुघ्न सिन्हा जीवित है, नहीं है। नित्यानंद राय जीवित है, नहीं है। कौन है? सुशील कुमार मोदी, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम ये रह चुके हैं और लंबे समय तक राजनीति में रहे हैं। बिहार की राजनीति में एक निर्णायक भूमिका इन्होंने दिया है अपना। प्राचीन काल में मगध की राजधानी क्या थी? बहुत बार पूछा जा चुका है प्रश्न, आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके इसका जवाब देना है। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कितने सवाल आपके सही हुए हैं, इसका जवाब भी, और आप लोग किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, तैयारी कैसी चल रही है, ये लिख करके मुझे जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।